हाँ तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सूचक और अम्ल और क्षार के बारे में। देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण है ना। देखिए कई सारे गुण हैं, उनमें सबसे पहले तो है धातु के साथ क्रिया, उसके बाद आप पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, फिर आप पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया, फिर आप पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया और अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। ठीक है, ये कुछ गुण हैं आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया, देखो बेटा जब भी कोई अम्ल है ना किसी भी धातु के साथ क्रिया करेगा, कोई भी अम्ल हो कोई भी धातु हो, ठीक है ना, तो वो हमेशा लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि क्या होता है जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है। क्या होता है जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है, तो आपको जवाब देना है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो सेम हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अम्ल कोई भी हो सकता है, धातु के साथ क्रिया करेगा, धातु कोई भी हो सकती है, तो उत्पाद क्या बनते हैं बेटाओ, लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अम्ल लेते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु ले ली हमने जिंक, है ना, जिंक धातु, और अम्ल ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक। ये जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा बेटा ZnCl2, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड है ना, और साथ में गैस कौन सी मुक्त होगी बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 2HCl प्लस Zn इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ये है कि हाइड्रोजन गैस में ना तो कोई रंग होता है और ना ही इसकी कोई गंध होती है, फिर आपने कैसे पता किया कि ये गैस हाइड्रोजन है। भाई इन दोनों की क्रिया आप करवा रहे हैं, है ना, क्रिया करवा रहे हो तो एक तो ये लवण बनेगा और आपको उसमें से गैस निकलती हुई दिखेगी। अब वो गैस जो निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कैसे कह दोगे आप हाइड्रोजन गैस है, ना तो इसकी कोई विशिष्ट गंध होती है, ना इसका कोई विशिष्ट रंग होता है, फिर आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे निर्णय करोगे कि ये गैस हाइड्रोजन ही है। तो देखिए इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप, एक प्रयोग है जो हम ये बता सकते हैं कि ये गैस हाइड्रोजन ही है। यदि ये गैस हाइड्रोजन होगी तो जब हम इसको जलाएंगे ना तो ये फट फट की ध्वनि के साथ जलेगी। फट फट की ध्वनि का मतलब जैसे आप पटाखा चलाते हो ना बम, तो जब आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आएगी। यदि जलाने पर वैसी आवाज़ आए तो गैस हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका लक्षण है पटाखे की ध्वनि के साथ जलना। यदि ऐसी आवाज़ जलाने पर नहीं आए तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं है। अब जलाएं कैसे, हाइड्रोजन गैस को जलाएं कैसे, तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। देखिए आप ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले तो हमें एक परख नली लेनी है बेटा। परख नली
है ना। इसको हम क्या कहेंगे, कांच की परख नली होती है, इसको कहते हैं परख नली, टेस्ट ट्यूब, है ना। इस टेस्ट ट्यूब में, इस परख नली में हमको थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर लेना है। ये लो जी, ये हमने क्या भर दिया बेटाओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। और इसमें कुछ जिंक के टुकड़े डाल देने हैं। ये लो, इसमें हमने ये डाल दिए जिंक के क्रिस्टल, जिंक के दाने डाल दिए, किसमें, परख नली में, है ना। तो एक कांच की परख नली ली, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया, जिंक के क्रिस्टल डाल दिए, ठीक है। इसके बाद इसके मुंह पर लगा देते हैं बेटा एक छिद्र वाला कॉर्क। ये लो जी, ये हमने इसमें लगा दिया एक छिद्र वाला कॉर्क। कॉर्क रबर का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, जैसा उपलब्ध हो वैसा लगा सकते हैं। ये जो हमने ये एक छिद्र वाला कॉर्क लगा दिया, है ना। अब इस छिद्र में लगा देते हैं कांच की बनी हुई एक निकास नली। ध्यान रखना है आपको, है ना। ये तो है परख नली, ये जो मैं अभी लगा रहा हूँ इसको हम कहते हैं निकास नली। कांच की है, ये भी है ना, निकास नली। और ये जो निकास नली है इसका संबंध हम एक बीकर से कर देते हैं। ये एक बीकर है ना, ये लो, ये एक बीकर है, इसमें हम भरेंगे साबुन का जलीय विलयन। बहुत मज़ेदार खेल होने वाला है ना, ध्यान से देखते रहिए। ये लो, ये हमने इसमें क्या भर दिया, साबुन का जलीय विलयन, साबुन का पानी, है ना। या फिर आप जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसको भी पानी में घोल के इसमें भर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटाओ क्या होगा जब ये दोनों पदार्थ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक आपस में क्रिया करेंगे। तो क्रिया करेंगे तो एक तो उत्पाद जिंक क्लोराइड बनेगा, है ना, और दूसरा उत्पाद ये बनेगा। अब अभी हम इसको नाम नहीं देंगे, ये हाइड्रोजन गैस है, हम तो ये कहेंगे कि उत्पाद बनेगा तो एक तो लवण बनेगा और एक गैस बनेगी। तो वो जो लवण है ये जिंक क्लोराइड, वो तो यही रह जाएगा परख नली में, है ना। और जो गैस बन रही है, अब गैस है ना, तो बेटा गैस तो ऊपर उठेगी ना, ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के ये निकास नली से होकर के आएगी, क्योंकि और तो निकल नहीं सकती कहीं से, हमने कॉर्क लगा रखा है। तो वो गैस इस निकास नली, क्या कहते हैं इसको बेटाओ, निकास नली, है ना। निकास नली से होकर के ये गैस आ रही है, देखो आ रही है, आएगी। जब ये गैस इस साबुन के जलीय विलयन में आएगी तो इसमें ये बुलबुले बनाएगी। बुलबुले बनाते हैं ना हम लोग, फूंक दे करके साबुन के पानी में फूंक देते हैं तो बुलबुले बनते हैं। तो इसी तरह से इसमें ये बुलबुले बनाएगी। जब ये गैस यहाँ आएगी ना तो ये बुलबुले बनाएगी, और हमें बुलबुले ही बनाने थे, इसलिए हमने साबुन का पानी लिया है बेटाओ, क्योंकि इन बुलबुलों के अंदर अब ये गैस जो थी ना वो इन बुलबुलों के अंदर आ गई ऐसे। अब इसको क्या जलाने में आसानी होगी हमें, है ना। यदि इसको खुला यहाँ पे जलाते ना तो धमाका हो सकता था। यदि यहाँ हम निकास नली न लगा करके, भाई गैस तो यदि आप ये नहीं भी लगाते, जैसे यहाँ छोड़ देते ऐसे, तो गैस तो यहाँ पे निकलती। यदि आप इसको यहाँ जलाते ना तो एक साथ धमाका हो सकता था, बहुत ज़्यादा गैस बनती और बहुत ज़्यादा गैस को हम जलाते। तो इसलिए हमने थोड़ी सी हमारी अक्ल लगाई, है ना, और इसको निकास नली की सहायता से साबुन के जलीय विलयन में ले आए इस गैस को, और ये बुलबुलों के रूप में इसके अंदर आ गई। मतलब थोड़ी सी गैस इन बुलबुलों के अंदर भरी हुई है। अब इन बुलबुलों के पास हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे। ये लो जी, ये जलती हुई मोमबत्ती ले आए, ये इसकी बाती मैंने बना दी, ठीक है, और ये लो इस बाती को मैंने जला दिया, ठीक है। तो ये जलती हुई मोमबत्ती, तो जलती हुई मोमबत्ती जब इस गैस के साथ जलेगी ना तो यहाँ पे आपको
पॉप साउंड सुनाई देगी, पॉप ध्वनि, फट फट की ध्वनि, फट फट ऐसी ध्वनि सुनाई देगी, है ना, जैसे आप पटाखा चलाते वक्त जो ध्वनि सुनते हैं। यदि इस तरह की ध्वनि आप सुन रहे हैं, इसका मतलब इन बुलबुलों के अंदर भरी हुई गैस हाइड्रोजन है, क्योंकि फट फट की ध्वनि के साथ जलना हाइड्रोजन गैस का लक्षण होता है, ठीक है ना। तो इस प्रयोग से, ऐसा एक प्रयोग करके आप ये सिद्ध कर सकते हो कि जब भी अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो ये लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कोई दिक्कत आ गई ना समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गई अम्ल की धातु के साथ क्रिया। अब हम बात करेंगे क्षार की धातु के साथ क्रिया। क्षार धातु के साथ क्रिया करते हैं तब क्या बनता है? तो एक बात आप अच्छे से ध्यान में रख लो कि सभी क्षार सभी धातुओं के साथ क्रिया नहीं करते हैं। यहाँ तो मैं कह रहा था कि सभी अम्ल, कोई सा भी अम्ल किसी भी धातु के साथ आप क्रिया करवा सकते हैं, है ना, लेकिन क्षार के साथ ऐसा नहीं है। क्षार सभी धातुओं के साथ क्रिया नहीं करते हैं। आपकी किताब में सिर्फ एक उदाहरण दिया हुआ है क्षार का धातु के साथ, ठीक है, तो वो आपको अच्छी तरह याद करना है। और क्षार की धातु के साथ जब क्रिया करवाएंगे तो उत्पाद ऐसा ही बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना। तो वो जो उदाहरण आपकी किताब में दिया हुआ है वो ये है, देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्षार की धातु के साथ क्रिया। क्षार की, अभी तो हमने पढ़ी यहाँ पे अम्ल की, है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं क्षार की धातु के साथ क्रिया। तो जनरली क्षार धातु के साथ क्रिया नहीं करते हैं सभी धातु के साथ, लेकिन एक उदाहरण है, और उदाहरण क्या है? हाँ, क्षार हम लेंगे बेटाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कौन सा लेंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी क्रिया करवाएंगे जिंक धातु के साथ। किसके साथ? जिंक। तो उत्पाद बनेगा बेटाओ Na2ZnO2, Na2ZnO2, जिसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, क्या कहेंगे इसको? सोडियम जिंकेट। और कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। ये इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया। तो 2NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जिंक धातु के साथ क्रिया कर रहा है, तो ये लवण बनाएगा सोडियम जिंकेट और गैस मुक्त करेगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्षार की धातु के साथ क्रिया का एकमात्र समीकरण है, एकमात्र उदाहरण है आपकी पूरी किताब में, और कोई उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ये लवण बनाएगा सोडियम जिंकेट, और सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है Na2ZnO2, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो गई। तो यहाँ पे आपका ये जो पहला क्रियाकलाप, पहला रासायनिक गुण अम्ल की या क्षार की धातुओं के साथ क्रिया, समझ में आ गया? अम्ल या क्षार धातु के साथ क्रिया करके क्या क्या उत्पाद बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए भाई ये गैस हाइड्रोजन ही है, क्योंकि ना तो इसमें रंग होता है ना इसमें गंध होती है, तो आप कैसे पहचान पाओगे कि ये गैस हाइड्रोजन है? तो हमने ये क्रियाकलाप किया, इससे हमें पता चला कि यहाँ फट फट की ध्वनि सुनाई दी तो गैस हाइड्रोजन है, और यदि नहीं सुनाई दी तो हाइड्रोजन गैस नहीं है। अब हमने ये प्रयोग किया तो यहाँ पे हमें फट फट की ध्वनि सुनाई दी, इसका मतलब ये गैस जो मुक्त हो रही है वो कौन सी है? हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम अगले गुण के बारे में बात करेंगे, और अगला गुण है धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, है ना, अम्ल की क्रिया करवाएंगे किसके साथ? धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ। देखो दूसरा गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, अम्ल की धातु कार्बोनेट
या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, ये लो जी, ये पढ़नी है हमें। पहले तो धातु कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे, देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, इसका संरचना समीकरण ये रहेगा कि जब भी कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, तो उत्पाद के रूप में लवण बनाएगा, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। ध्यान रखना है आपको, कौन सी गैस मुक्त करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो जब भी कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप अम्ल की क्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाओगे, ये बाइकार्बोनेट को बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाओगे तो भी सेम प्रोडक्ट बनेंगे, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, ठीक है। तो अम्ल चाहे धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करे या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करे, उत्पाद हमेशा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए, इसका एक उदाहरण हम लोग देख लें। अम्ल ले लें हम H2SO4, ये लो जी, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। धातु कार्बोनेट, अब धातु कार्बोनेट हम ले लें सोडियम का कार्बोनेट, तो Na2CO3, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 और धातु हमने इसके साथ ले ली सोडियम, तो ये हो गया धातु कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा, कपड़ा धोने का सोडा जो होता है ना, Na2CO3, ये इसका सामान्य नाम है। और रासायनिक नाम क्या होता है इसका? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है, धावन सोडा सामान्य नाम है, सूत्र Na2CO3 होता है। तो देखिए, उत्पाद क्या क्या बनेंगे? लवण बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O यानी कि जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है बेटा। तो लवण बन रहा है, ये लवण का नाम है सोडियम सल्फेट, है ना, ये जल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देखो बेटा, ठीक है, समझ में आ रही आपको। अब यहाँ तो हमने लिया ये सोडियम धातु कार्बोनेट, है ना। अब यदि हम इसकी जगह पे यदि धातु बाइकार्बोनेट लेते तो क्या होता? देखें, H2SO4 प्लस सोडियम का ही हम बाइकार्बोनेट ले लें, NaHCO3, यहाँ तो था Na2CO3, यहाँ पे है NaHCO3, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सामान्य नाम, इसको कहते हैं बेटा मीठा सोडा। मीठा सोडा जो खाना बनाने में काम में लेते हैं ना हम लोग, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वो यही होता है, NaHCO3, ठीक है। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे ना बेटा, तो भी प्रोडक्ट वही बनेंगे, Na2SO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपने 2 लगा देना है ना, और 2 लगाने पर इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो यहाँ पे आपको 2s2 लगा देना है। कार्बन कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे आपको 2 लगा देना है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 6 10, तो 4 और 2 6 और 4 10, यस, अब ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि जब भी कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा, है ना। अब यहाँ भी वही समस्या, कार्बन डाइऑक्साइड में ना तो कोई रंग होता है और ना ही इसकी कोई गंध होती है। फिर आप कैसे ये डिसाइड करोगे, कैसे निर्णय लोगे कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसे पहचानोगे कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे, है ना, एक प्रयोग करेंगे, और वो प्रयोग भी एपरेटस लगभग वैसे रहेंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेज हो जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमको एक परख नली लेनी है, ये लो जी, परख नली हमने ले ली, है ना। इस परख नली में भरना क्या है, निश्चित रूप से जो अभिकारक हैं यही भरने हमें। तो इसमें हमने ये भर लिया, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया। इसमें या तो आप थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दो या थोड़ा सा धावन सोडा, कोई सा भी एक डाल दो। चलो मैं यहाँ पे Na2CO3 डाल रहा हूँ, आप चाहे तो मीठा सोडा डाल लो। ठीक है, तो इस परख नली में हमने क्या क्या भर लिया बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया है, और ये हमने इसमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल डाल लिए हैं, है ना। फिर इसको भी हमने बंद कर देना है एक छिद्र वाला कॉर्क लगाकर। ये लो, एक छिद्र वाला कॉर्क हमने इसमें लगा दिया है, एक छिद्र वाला कॉर्क इसमें हमने लगा दिया है। अब इस छिद्र में लगा देते हैं एक निकास नली, ये हमने इसमें लगा दी एक निकास नली। ठीक है, इस निकास नली का संबंध करते हैं हम एक दूसरी परख नली से। ये निकास नली है, यहाँ हम एक दूसरी परख नली लगा देते हैं बेटा। ये लो, ये दूसरी परख नली लगा दी, इसमें भी हमने ये एक छिद्र वाला कॉर्क लगा दिया। ये लो, इस तरह से। ठीक है ना, इसमें तो हमने लिया है अम्ल और सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल। अब इस परख नली में क्या लेना है, इस परख नली में लेना है हमें चूने का पानी। इस परख नली में हम लोग क्या ले रहे हैं, चूने का पानी। चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, है ना। चूने का पानी ले लिया हमने इसमें। अब देखिए, हमने इसमें चूने का पानी क्यों लिया, क्योंकि हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गैस जो मुक्त हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का एक विशिष्ट लक्षण होता है, वो लक्षण क्या है कि जब इस गैस को, कौन सी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में जब हम प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी जो कि पहले नीले रंग का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के बाद वो उसमें श्वेत रंग का अवक्षेप बन जाता है, एक अघुलनशील श्वेत अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है ना, दूध के जैसा, मिल्की वाइट, है ना, दूध के जैसा अवक्षेप बन जाएगा। यदि वो दूध के जैसा अवक्षेप, श्वेत कलर का, श्वेत रंग का अवक्षेप बन रहा है, इसका मतलब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है।
और यदि आप गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कर रहे हैं और उसका रंग नहीं बदला या श्वेत रंग का अवक्षेप नहीं बना, इसका मतलब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो हमें तो पता यही तो करना था कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो उसी के लिए हमने ये यहाँ पे क्या लिया है, चूने का पानी लिया है इस परखनली में। अब देखिए होगा क्या कि जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, कौन कौन, अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, तो जो भी उत्पाद बनेगा, उत्पाद क्या क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, तो लवण और जल तो यही रह जाएगा, बाकी की जो गैस है वो गैस ऊपर उठेगी और इस निकास नली से होते हुए यहाँ चूने के पानी में प्रवाहित होगी, जो कि पहले नीले रंग का था। कैसा रंग है इसका, नीला रंग है ना। और जैसे जैसे ये गैस इसमें मिक्स होती जाएगी, है ना, ये धीरे धीरे इसका रंग बदलता जाएगा और एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप इसमें बन जाएगा, अघुलनशील पदार्थ। अवक्षेपण अभिक्रिया बताई थी ना पहले पाठ में, तो ये श्वेत रंग का अवक्षेप बन जाएगा। अब ये श्वेत रंग का अवक्षेप बन रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो गैस आ रही है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि श्वेत रंग का अवक्षेप नहीं बनता तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लक्षण क्या है कि जब इसको चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये दूधिया रंग का श्वेत अवक्षेप बना देती है। अब यहाँ ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को हम समीकरण के रूप में कैसे लिखें, तो देखिए इसका समीकरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपने इस प्रश्न में क्या लिया हुआ है, चूने का पानी, है ना। चूने का पानी का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए CaOH का होल ट्वाइस आपने लिया और इसमें अब कौन सी गैस आ रही है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ये क्रिया कर रहा है, तो ये जो श्वेत रंग का अवक्षेप बनेगा ना बेटा, ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस में बनेगा जल, जो कि गैस के रूप में होगा, भाप के रूप में होगा। तो ये चूने का पानी, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जिसको हम संगमरमर भी कहते हैं। संगमरमर, अलग अलग मत मर है, संगमरमर, है ना, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी का बनता है ये श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप जो बनता है ये किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। ठीक है बेटाओ, अब देखो बेटाओ, आप अपने घरों में जो वाइट वॉश करते हैं ना, पुताई करते हैं, तो आप मार्केट से चूना लेके आते हो, चूना, है ना, उसका सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। घर ला करके उसको पानी में घोल देते हो, H2O, तो क्या बन जाएगा ये, CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी जो हमने यहाँ लिया है, इसकी आप पुताई कर देते हो, है ना। लेकिन आप देखोगे कि जिस दिन पुताई करते हो उस दिन दीवारों पे चमक नहीं आती, है ना। दीवार चमकेंगी कब, 3-4 दिन के बाद, है ना। 3-4 दिन के बाद दीवार चमकने लग जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये हमारी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ क्रिया करेगा। ये चूने का पानी 3-4 दिन में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, और जब ये क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मार्बल, संगमरमर, चमकीला है। तो इसलिए जिस दिन पुताई करते हैं उस दिन दीवारों पे चमक नहीं आती, 2-3-4 दिनों के बाद दीवारों पे चमक आती है। क्यों आती है, क्योंकि तब वो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, इसलिए दीवारों पे चमक 2-3 दिन के बाद आती है पुताई करने के। अब देखो बेटाओ,
यहाँ तक तो ये श्वेत रंग का अवक्षेप बन गया, लेकिन क्या होगा कि लगातार आप इसमें CO2 डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, मान ही नहीं रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो। यदि आप यहाँ पे पहले शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे थे तो ये श्वेत रंग का अवक्षेप बन गया, ठीक है ना, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो, आप तो लगातार उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड डाले ही जा रहे हो, तो क्या होगा, ये भी परेशान हो जाएगा कि हट कुछ नहीं, ये घुल जाएगा, ये इसमें दोबारा से घुल जाएगा, ठीक है ना, और वो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पहले तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो वो तो अघुलनशील है, श्वेत रंग का अवक्षेप बना लेगा, लेकिन लगातार यदि आप उसमें CO2 डाले जाओगे, रुकोगे ही नहीं, तो फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे क्या बनाना शुरू कर देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब बनेगा तो वो तो पानी में घुल जाएगा, वो अवक्षेप नहीं बनाएगा, फिर से इसका दोबारा रंग कैसा हो जाएगा, नीला। तो देखिए इसका मैं वो कंडीशन बता रहा हूँ यहाँ पे कि लगातार आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाले जा रहे हो, तो ये उत्पाद क्या क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे CaCO3 + H2O, ये बन गया ना, ये आपस में क्रिया करेंगे तो CaCO3 + H2O, ये तो पर्सनल ही है, और आप मान रहे नहीं, दोबारा से इसमें लगातार CO2 डाले जा रहे हो, तो क्या होगा, तो ये होगा बेटा CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। इसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना, जो कि जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है ना। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि चूने के पानी में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते रहोगे तो क्या होगा, तो आप कम मात्रा में यदि CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं चूने के पानी में तो ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, सफ़ेद रंग का होता है, घुलेगा नहीं, है ना। लेकिन जब आप लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डालते रहोगे तो फिर ये बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि जल में घुलनशील होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ आप ये दोनों जो अभिक्रिया हैं धातु कार्बोनेट के साथ और धातु बाइकार्बोनेट के साथ, ये कंप्लीट हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग और इसके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और घर में रहिए, ठीक है।